Guna, after coming into the practice, we tend to neglect it. But if we see carefully, Hetu, Linga, Aushadhi, that is the three skanda of Ayurveda, is very much dependent on Guna. So इस विषय की शुरुआत करने के लिए we are very much fortunate to have with us वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर. उनका इंट्रोडक्शन करना ये थोड़ा सा शिव धनुष पेलने जैसा है, इसीलिए हमने उन्हीं के पट्टे शिष्य वैद्य अभिजीत सराफ, जिन्होंने एकदम कम उम्र में सर के साथ चरक ऊहन, चरक निरूपण जैसे सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि वो सर का इंट्रोडक्शन करें. वैद्य अभिजीत सराफ सर. नमो नमः. अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् अभिवादनं कृत्वा अहं मम आचार्यस्य परिचयं करोमि. आयुर्वेद क्षेत्र में, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि जो भारतीय शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों में, उन शास्त्रों की परंपरा ऐसी है कि वो गुरु मुखोद्गीरण शास्त्र विद्यार्थी ग्रहण करता है और अगली पीढ़ी तक ले जाता है. गुरुकुल परंपरा ये हमारे भारतीय शास्त्रों का मूल आधार था और आज भी कई भारतीय शास्त्रों में, जैसे नृत्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, ऐसे कई शास्त्रों में ये गुरु परंपरा चली आ रही है. आयुर्वेद क्षेत्र में भी शास्त्र निष्ठा, उत्तम चिकित्सा बुद्धि, विचय बुद्धि, विचक्षण बुद्धि और प्रतिपत्ति, इन गुणों से ऐसे कई वैद्य युक्त है और वो अपने अपने जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में उत्तम कार्य कर रहे हैं. इन्हीं वैद्यों में एक अग्रगण्य नाम है वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी. आज पूरे भारतवर्ष में जिनको गुरुवर्य माना जाता है, चरक संहिता का अंतिम शब्द माना जाता है, ऐसे हमारे सभी के गुरुवर्य वैद्य धर्माधिकारी सर, इनका मैं आपको एक भौतिक परिचय में संक्षेप में यहाँ पे करने वाला हूं. महाराष्ट्र में मराठी कुटुंब में जन्म होने के बाद उनका पूरा शालेय शिक्षण ये मुंबई में व्यतीत हुआ. उसके बाद में उन्होंने आर्य पोद्दार आयुर्वेद जो कॉलेज, मित्तल कॉलेज जो है, उस मित्तल कॉलेज से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य पदवी हस्तगत की. उसके बाद जामनगर से एवीपी डिग्री, जो पदव्युत्तर पदवी थी उस समय की, वो काय चिकित्सा विषय में गोल्ड मेडल के साथ हासिल की. और उसके बाद उन्होंने पुणे विद्यापीठ से डॉक्टर भावी साठे जी के मार्गदर्शन में अनुक्त द्रव्यों पर काय चिकित्सा में पीएचडी ये पदवी प्राप्त की. उनका अध्यापन क्षेत्र में जो कार्य है उसकी शुरुआत ये पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज से हुई. फिर महाराष्ट्र के जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, उन चारों गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने अध्यापन कार्य किया, वहां पे डीन के नाते कार्य किया और फिर डायरेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इस पद से वो 2002 में निवृत्त हुए. निवृत्त होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे और जो उनका मूल स्वभाव था, जो उनका मूल कार्य, जिसकी प्रेरणा उनको पहले से हो रही थी, वो कार्य उन्होंने शुरू किया. वो कार्य था संहिता अध्ययन करवाने का. 40 साल का जो उनका अध्यापन क्षेत्र का और चिकित्सा क्षेत्र का जो उनका अनुभव था, वो सारा समेट कर उन्होंने संहिता निरूपण का कार्य आरंभ किया. उस समय में बहुत कम स्वरूप में पुणे जैसे किसी शहर में संहिताओं का अध्ययन होता था, किंतु सर्वदूर जो फैला हुआ आयुर्वेद का क्षेत्र है
उसमें संहिताओं को नॉन क्लिनिकल कहा जाता था, संहिताओं को दुय्यम दर्जा प्राप्त था और क्लिनिकल ज्यादा चलती थी, अभी भी चलती है, और उनको संहिताओं का जो बेस था वो बहुत कम लोग वहां पे करते थे। किंतु धर्माधिकारी सर जी के प्रयास के बाद आज हमें यह चित्र बदला हुआ दिखाई देता है। आज भारत के सभी क्षेत्र में संहिताओं का मूल स्वरूप से अध्ययन शुरू हो गया है। कई लोग संहिताओं के निरूपण अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन अभी कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो एक जागृति हुई है, इस जागृति में कई लोगों का उसमें कार्य महत्व है, किंतु धर्माधिकारी सर जी ने जो ये प्रयास शुरू किया था चरक निरूपण का, वो उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास था, ऐसा मुझे लगता है। आज सर के पूरे भारतवर्ष में 150 से भी ज्यादा निरूपण हुए हैं और आप जो नाम लो उस स्टेट में उसका कार्य उनका व्याख्यान हुआ है। कश्मीर, जम्मू में, दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में भी पहला चरक निरूपण करने का जो सौभाग्य है प्राप्त हुआ, वो वैद्य धर्माधिकारी सर जी को प्राप्त हुआ। उनके कई विद्यार्थी आज पूरे भारतवर्ष में संहिताओं को अध्ययन धर के उनको साथ में लेके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, निरूपण का कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में उनके विद्यार्थी कार्यरत हैं और वो खुद ऐसा कहते हैं कि ये सारे विद्यार्थी यही मेरा असल स्वरूप में धन है। आज भी वो उनका जो सारा समय है वो चिंतन में, मनन में व्यतीत होता है। और मेरा एक अनुभव आपको बताता हूँ कि आज भी वो अध्ययन जब करते हैं तो वो कभी कभी मुझे फोन करके पूछते हैं कि ये मैंने जो ऊहन किया है क्या आपको सही लग रहा है। आपको कभी कभी मुझे वो संदर्भ पूछते हैं। मतलब उनमें जो विद्यार्थी है वो भी अभी भी जागरूक है। ऐसे तत्वशील, स्वाभिमानी, भारतीय सभी शास्त्रों के, संस्कृत भाषा के स्वाभिमानी ऐसे जो वैद्य धर्माधिकारी सर जी है, वो आज हमें प्रथम वक्ता के स्वरूप में यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उनका हमें परिचय एक शब्द में अगर हमें करना है तो आज के चरक, अगर आज के काल में चरक होते तो कैसे होते, तो वो धर्माधिकारी सर के जैसे ही होते। इतना कह के मैं शिष्य भाव से मेरा ये कार्य जो मुझे यहाँ दिया था वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अभिजीत सराफ सर। मैं धर्माधिकारी सर से विनंती करूंगा कि वो अपना व्याख्यान प्लीज शुरू करें। सभी को यथोचित अभिवादन। आपने मुझे इस अवसर पर सभी के साथ चर्चा करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। जब से मैंने आयुर्वेद क्षेत्र में प्रवेश किया है तब से 1998 तक 1987 तक मैं आयुर्वेदीय चिकित्सा करता तो था, शास्त्र के अनुशीलन के साथ करता था, किंतु कुछ विषय पढ़ने के बाद भी मेरे विचार शक्ति को प्रेरित नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं एमडी के छात्रों को चिकित्सा पढ़ाने का कार्य संहिता के आधार पर किया और मैंने सभी जितनी भी संख्या एमडी के लिए प्रविष्ट चिकित्सा में थी उन सबको मैंने
चरक के आधार पर पूरी चिकित्सा शास्त्र समझाने का प्रयास जब किया, तब कुछ सूत्र ऐसे आए कि जो मुझे चिंतन करने में बाध्य कर रहे थे, और वहां से मेरी चिंतनशीलता प्रगल्भ हो गई और चिंतन में एक, उसको ये कहेंगे, चैतन्य आ गया है। तब तक मैं जो करता था वो एक, उसको ये कहेंगे योगज्ञ के आधार पे। पंचकर्म तो समझता था, मुझे करता था मैं, लेकिन कल्पों का उपयोग जब करने का प्रयास करता था तो वो योग के आधार पर करता था। इस जैसे कैशोर गुरुकुल कुष्ठ में, पंजिष्ठा कुष्ठ में, भूनिम्बाधिपात अम्ल पित्त में, ऐसे इस आधार पर चिकित्सा चलती थी, लेकिन संतोष नहीं था। लेकिन जब चिंतनशीलता का प्रारंभ हुआ तब कुछ सूत्र मुझे अस्वस्थ करने लगे और मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इस विषय का मुझे विश्वास हो गया, मुझे बदलना पड़ेगा। और मैंने वहां से प्रारंभ किया। तो आज मैं कुछ विषयों को चरक संहिता के, सुश्रुत के और अष्टांग हृदय अष्टांग समर के आधार पर यथास्थित समझने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा है वैसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। आज का जो विषय है विंशति गुणाः, इसका चिंतन में विशुद्ध रूप से एक चिकित्सकीय विषय के नाते आज प्रकट करने वाला हूं। उसके अनेक पहलू हैं विंशति गुणों के। उनमें से आज मैं केवल और केवल चिकित्सकीय दृष्टि से उसका विवेचन कर रहा हूं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आयुर्वेद ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये बियॉन्ड डाउट है। इसके असंख्य प्रमाण तीनों संहिताओं में उपलब्ध है। और इस एविडेंस बेस्ड साइंस में पहला जो सिद्धांत आया है वो ये आया है कि वात पित्त श्लेष्माणः सर्वेषां व्याधीनां मूलम। ये सूत्र है सुश्रुत सूत्र स्थान 24 चैप्टर श्लोक नंबर 8। सर्वेषां रोगाणां वातपित्त श्लेष्माणं मूलम। अब इस सूत्र की टीका डल्लन जी ने की है, वो बहुत बढ़िया है। उसमें एक वाक्य है सुश्रुत का, हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि सभी व्याधियों का मूल दोष है। दोषा एव सर्वेषां व्याधीनां एक कारणम। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं? उस पर सुश्रुत कहते हैं कलिंगत्वात् दुष्ट फलत्वाच्च।
इसका अर्थ है तत् लिंगत्वात्, लिंगत्वात् का द्वित्व हुआ है, तत्का द्वित्व हुआ है। तत्लिंगत्वात् यानी हर व्याधि में दोषों के लक्षण मिलते हैं, इसलिए सभी व्याधियों का कारण, मूल कारण दोष ही है। दूसरा स्पष्टीकरण सुश्रुत दे रहे हैं, वो इससे भी बढ़कर है। वे कह रहे हैं दृष्ट फलत्वात्। यहां दृष्ट शब्द दृश्य धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, देखा जाता है। क्या देखा जाता है? दोषों की चिकित्सा करने से व्याधि ठीक होता है। और ये बात डल्लन ने अधिक स्पष्ट की है, और वे कहते हैं दोषों की चिकित्सा करने के बाद व्याधि ठीक होता है। दोषों की चिकित्सा करने से व्याधि ठीक होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है। इसलिए ये एविडेंस बेस्ड साइंस है, और इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में 1987 से आज तक ले रहा हूं। ये दोषों के चिकित्सा से रोग ठीक होते हैं, ये अनुभव मैंने भी लिया है। अब मेरे मन में प्रश्न उस समय आया था कि हम कल्प का प्रयोग करते हैं, दोषों का विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? तब ध्यान में आया कि दोषों का विचार कैसे करना, इसका विवरण ही कहीं स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था ग्रंथ में। दोषों का निर्णय करना अपेक्षित था, लेकिन दोषों की चिकित्सा करने के लिए दोष निर्णय कैसे करना, इसका कोई सुस्पष्ट उल्लेख नहीं था। जब चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह आदि का विस्तार से अध्ययन होते गया, तब इन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। चरक कहते हैं पहले अध्याय के सूत्र स्थान अध्याय 1 का सूत्र क्रमांक 58, 59, 60, 61, इन 4 सूत्र आयुर्वेद के ऋषि से बड़े गंभीरता से और ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। इन सूत्रों में जो बताया है वो चिकित्सा का आधार, दोषों को ज्ञान कैसे करना ये है, इस आधार पर है। दोषों का ज्ञान कैसे करना, वहां पर चरक कहते हैं रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर ये वायु के गुण है। और उसी प्रकार
तीनों दोषों के गुण बताते हैं, वायु के, पित्त के, श्लेष्मा के। अब उसमें दूसरी पंक्ति में जो लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं अग्निवेश जी कि विपरीत गुणैः द्रव्यैः, विपरीत गुणैः द्रव्यैः, ये सामासिक शब्द है। इसका अर्थ है कि वायु रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, विशद है, खर है, और इनके विपरीत गुणों से चिकित्सा करने पर, यानी वायु यदि रूक्ष गुण से बड़ा है तो स्निग्ध से चिकित्सा करो, शीत गुण से बड़ा है तो उष्ण से करो, लघु गुण से बड़ा है तो गुरु गुणों की चिकित्सा करो, विशद गुण बड़ा है तो पिछिल का प्रयोग करो, खरा है तो लक्षण का प्रयोग करो। यहाँ पर विपरीत गुणैः द्रव्यैः, यानी वायु के गुणों के विपरीत गुणों से युक्त द्रव्यों के उपयोग से वायु शांत होता है। इस बात को हाईलाइट किया है। इसका अब यहां पर एक तंत्र युक्ति लगानी पड़ती है, वो है विपर्य। जब विपरीत गुणों से शांत होते हैं, प्रकोप कैसे होगा? इसका विपर्य होगा, यानी समान गुणों से ये कुपित होते हैं, ये हुआ उसका विपर्य। यानी यहाँ पर प्रकोप का क्राइटेरिया दिया है, विपरीत गुणों, वायु के समान गुणों के भावों का अभ्यास करना, उससे वायु के गुण बढ़ते हैं। और इसके लिए सिद्धांत है सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी प्रकोप की व्याख्या यहाँ पर सुस्पष्ट हो जाती है विपर्य तंत्रों के लगाने के बाद। समान गुणों के अभ्यास से वायु के गुणों की समान गुणों की वृद्धि होना, यही प्रकोप है। और उनके विरुद्ध गुणों को गुणों से चिकित्सा करना, ये शमन है। यानी शमन की भी व्याख्या यहाँ पर आ गई है। शमन की व्याख्या है वृद्ध दोषों के विपरीत गुणों का प्रयोग करना, यह शमन है। यानी एक श्लोक में तंत्र युक्ति के आधार पर दो बातें स्पष्ट हो गई, एक प्रकोप की व्याख्या और दूसरे प्रकोप के क्राइटेरिया, और दूसरे शमन की व्याख्या। यहाँ पर चरक कह रहे हैं श्लेष्मा के विपरीत गुण से, यानी श्लेष्मा गुरु है, उसके विपरीत लघु गुण से, श्लेष्मा शीत है, उसके विपरीत उष्ण गुण से, श्लेष्मा मृदु है, उसके विपरीत कठिन गुण से, श्लेष्मा स्निग्ध है, रुक्ष गुण से, स्थिर है, उसको विलयित करके पिच्छिल गुण है तो उसके लिए विशद गुण से चिकित्सा करनी पड़ती है। यानी आपको दोषों के गुणों का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पित्त का ग्रंथकार वर्णन करते हैं। और इसी अधिकरण में
दोष शांति के बाद दोषों की अपने विरुद्ध गुणों से चिकित्सा करने से दोषों की शांति होती है, ये तो स्पष्ट ग्रंथकार कर ही देते हैं। किंतु इसके आगे जाकर जो कहते हैं वो अद्भुत है। इसी अधिकरण में अगला सूत्र है, विपरीत गुणैहि द्रव्यैहि, यानी वायु के गुणों के विपरीत, यदि वायु प्रकोपित है तो, यदि पित्त प्रकोपित है तो पित्तों के गुणों के विपरीत, और यदि श्लेष्मा कुपित है तो उसके गुणों के विपरीत, जिन गुणों से बड़ा हुआ है उनके विपरीत चिकित्सा से विपरीत गुण ही, और विपरीत गुणों का प्रयोग करते समय रुग्ण किस देश में रहता है, काल कौन सा है, उसकी अपचार जो प्रकृति कौन सी है, उसका आयु कौन सी है, कफकाल है, पित्तकाल है, इन सब का विचार करते हुए दोषों के गुणों के प्रकोपित गुणों के विपरीत चिकित्सा करने से दोष तो शांत होते ही है, किंतु उनकी अद्भुतता ये है, विकाराः साध्य सम्मताः विनिवर्तन्ते, साध्य विकार शांत होते हैं, विनिवर्तन्ते, वि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, अभिप्राय उसका ठीक होना, स्वास्थ्य उत्पन्न होना। ये ग्रंथकार आश्वासन दे रहे हैं आपको यहाँ पर कि दोषों के वृद्ध गुणों के विपरीत चिकित्सा जब करोगे तो रोग स्वयं शांत होगा। इसका विश्वास ग्रंथकार देते हैं। क्यों? दृष्ट फलत्वाद, सुश्रुत कहते हैं दृष्ट फलत्वाद। और इसी बात को 10वें अध्याय में सूत्र स्थान के श्लोक नंबर 6 में अग्निवेश जी लिखते हैं कि जब आत्रेय पुनर्वसुजे जी हमें पढ़ा रहे थे षोडश कल चिकित्सा, तब मैत्रेय नाम के ऋषि थे और उन्होंने प्रश्न किया। आचार्य जी ने एक विषय रखा सामने। वो विषय इस प्रकार का था कि षोडश कल चिकित्सा से, अब षोडश कल चिकित्सा में 3 तो परिचारक के साथ आ गए, रुग्ण चिकित्सक और परिचारक, और चौथा है द्रव्य और पंचकर्म। पंचकर्म ये शोधन चिकित्सा बलवान दोषों के लिए, और उसके बाद शमन चिकित्सा। तो ये शोधन के बाद शमन चिकित्सा जो है, अथवा उसके पूर्व करनी पड़ती है तो वो भी है। वो करने के बाद रोग शांत होते हैं। ऐसा जब उन्होंने विषय प्रस्तावित किया तो मैत्रेय जी ने उस पर आक्षेप लेते हुए कहा कि मुझे ये मान्य नहीं है। आप जो कह रहे हैं शोधन न करने के बाद, दोषों की चिकित्सा करने के बाद व्याधि शांत होता है, दोष शांत होते हैं, ये मुझे कतई मान्य नहीं है। क्यों? उसका विस्तार से उन्होंने विवेचन भी उसी समय किया है। वो आज का विषय नहीं है, इसलिए उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।
लेकिन अत्रेय जी ने उनके इस प्रश्न के बाद उसका जो उत्तर दिया है वो बहुत ही, क्या कहेंगे उसको, अत्युत्तम है, जिस पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि हम जहां आवश्यक है वहां पर सभी साधनों के साथ शोधन करते हैं दोषों का, और जहां शोधन नहीं करना है अथवा शोधन के बाद शमन करना आवश्यक होता है वहां हम दोषों के, गुणों के विपरीत चिकित्सा करते हैं तो हमें फल मिलता है। ये हमारा प्रत्यक्ष है। उनका वाक्य है, इदम च नहा प्रत्यक्षम। इदम यानी जो मैं कह रहा हूं, नहा यानी हमारा, मेरा नहीं, अभी सभी विद्वानों का प्रत्यक्ष है यानी अनुभव है। वो भी कैसे है? डायरेक्ट अनुभव है, इनडायरेक्ट नहीं। हमने देखा है कि दोषों के गुणों के विपरीत चिकित्सा जब हम करते हैं तो रोग शांत होता है और शीघ्रता से होता है, ये हम देखते हैं। और उसका वर्णन 10वें अध्याय में सूत्र स्थान के 6वें श्लोक में किया है। मैं उसमें से केवल महत्वपूर्ण पंक्ति आपको बता रहा हूं। व्याधीन रोगों को मूल विपर्ययेण, मूल यानी दोष, प्रकोपित दोष, उनके विपरीत यानी उनके बढ़े हुए गुणों के विपरीत चिकित्सा करते हैं। यहाँ पर शब्द है विपर्येण उपचरन्तः। उपचरन्तः ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उपचरन्ति क्रियापद है और उसका उपचरन्तः ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। तो मूल विपर्ययण यानी दोषों के बढ़े हुए गुणों के विपरीत हम जब चिकित्सा करते हैं तो सम्यक प्रकृतौ स्थापयामः, दोषों को शांत करते हुए स्वास्थ्य का रोग ठीक होता है। और रोग ठीक होने के बाद स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, जो फल है, उत्तम अग्नि, उत्तम बलवर्ण, निद्रा, मलानुलोमन, निद और नींद में से आराम से उठना, स्मृति, धी, धृति, पौरुष, पराक्रम, ये सब हम रुग्ण को उपलब्ध करा देते हैं। प्रकृतौ स्थापयामः। और अगली पंक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तेषाम अयम भेष समुदायः। ये भेष समुदाय यानी शोधन और उसके बाद दोषों के विपरीत गुणों से चिकित्सा, ये कांततमः भवति। कांततम शब्द का अर्थ है श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम। कांततरः, कांततमः। कांततमो तर नहीं कह रहे हैं, कांततम कह रहे हैं। यानी ये अत्रेय जी भी उनको बता रहे हैं कि भैया आप जो कह रहे हैं वो उतना उचित नहीं है। हम साध्य विकारों की बात कर रहे हैं, असाध्य की नहीं। और हम उन विकारों की बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो बहुत ही अत्यल्प है, वो तो स्वयं ठीक होते ही है। काला के अनुसार हम बात कर रहे हैं जो बड़े हुए दोष है, बलवान दोष है, और
कौन सी व्याधि हुआ है और बिंदु साध्य है, उनकी हम चिंता कर रहे हैं, और वे इस प्रकार चिकित्सा करने से निश्चित रूप से शीघ्रता से शांत होते हैं। ये हमारा अनुभव है। इज इट नॉट एविडेंस बेस्ड? किस आधार पर? ये कल्प के आधार पे नहीं है। अमवात में शुभनाथ गुणों, अमृतपित्ते में कामोदुदारस, नहीं, इस आधार पर नहीं है। इनका आधार गुणों का है। इनका आधार गुणों का है। मैं फिर से कह रहा हूं, इनका आधार दोषों के विरुद्ध, गुणों के विपरीत है। कल्पों का चयन करते समय हमें दोषों का चयन करते समय गुणों का हमें दो अनिवार्य है। आगे एक और ले अंदर हूं हेलो सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। एक श्लोक आता है। हेलो सर, है तो गुण है। हेलो सर, हेलो सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। शब्द के समान जागरण। हेलो धर्माधिकारी सर, समान लंघन। हेलो धर्माधिकारी सर। ब्रेकिंग। Yes sir, sir, if you want you can just close your camera so that the net will work properly from your side. फिर से Yeah, then the voice will be continuous. सुनो, अभी आ रहा हूँ। हाँ, अभी आ रहा है सर आवाज। हेलो 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 सर, नहीं आ हेलो धर्माधिकारी सर। हेलो हाँ, इज इट क्लियर?
सर क्लियर नहीं है अभी भी। नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं है। आप चाहिए तो आपका कैमरा आप ऑफ कीजिए और सिर्फ माइक शुरू रखिए तो नेट आपका ठीक चलेगा। हेलो सर। नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर। हेलो। आ रहा है? नहीं सर, अभी भी ब्रेक हो रहा है। Yes, I have closed it. I have closed it. Listening. So, are you listening now? Okay. Yes, the voice is audible, sir, but it is breaking in between. यानी वायु के द्रव्य कर्म का जिनके समान है कर्म, इनका ये हेलो Hello, sir is not audible at all. Still, Sir, your voice is still breaking. Yes, we have called sir. Sir is again logging in. It will start in a minute.
धर्माधिकारी सर। हेलो धर्माधिकारी सर। Listening now? हाँ बोला। Yes sir, now it is audible. हेलो। Yes sir, now it is audible. ओके चलो। हाँ तो चरक कह रहे हैं, अग्निवेश कह रहे हैं कि वायु के समान गुणों के द्रव्यों के प्रयोग से दोष प्रकटित होते हैं और समान गुणाभ्यासो ही धातुना मृत्यु कारणम। धातुओं के यानी दोषों के समान गुणों के उपयोग से उनका प्रकोप होता है। और आगे कहते हैं कि प्रकोपण विपर्ययो ही धातुनाम प्रशम कारणम। और प्रकोपण के विपरीत यानी दोषों को प्रकोप करने वाले द्रव्यों के गुणों के विपरीत द्रव्यों से दोष शांत होते हैं और दोष शांत होने के बाद व्याधि शांत होते हैं। यानी आपको चिकित्सा में दोषों के गुणों का ज्ञान होना अनिवार्य है। और ये दोषों के गुण कैसे जानना, ये बड़ा महत्व का विषय है। अब जो विंशति गुण है इनकी परीक्षा कैसे करना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं। और ये उत्तर चरक के विमान स्थान के 8वें अध्याय में और अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 23वें अध्याय में 3 नंबर का सूत्र है, लिख लो। मैं श्लोक पढ़ता हूं कि रोगी की परीक्षा करते समय रोग का ज्ञान करते समय हमें ध्यान देना है किन बातों पर। वे कहते हैं किम आहार जातम, ये रोगी क्या खाता है। किम विहार जातम, इसका विहार कैसा है। और किम आचार जातम, इसका आचार क्या है। और इस आचार में कौन सा द्रव्य, कौन सा भाव हितकर है, कौन सा अहितकर है, कौन सा सात्म्य है, कौन सा असात्म्य है, इनकी परीक्षा करो। अब इनकी परीक्षा करना ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। अब हितकरत्व, द्रव्यों का हितकरत्व ये उनके गुणों के स्तर पर होता है। यानी विंशति गुणों में एक गुण है गुरु। अब गुरु के 3 स्तर होते हैं, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। इनका परीक्षण कैसे करना, तो ग्रंथकार कहते हैं उदाहरण देकर कि जो द्रव्य अपने चयन, जो द्रव्य वो खा रहा है उसकी परीक्षा करो। यानी क्या करना, यानी उसके भोजन में जो द्रव्य है क्या अनुपदेश का है
क्या वो नया है? यदि वो नया है, अनुपदेश का है, तो वो गुरुतर है, गुरुतम है। उसमें भी वो द्रव्य वर्षा ऋतु में गुरुतम है। उदाहरण के लिए अच्छा उदाहरण देता हूं।